न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। शिवराज सिंह चौहान ने ICAR के 97वें स्थापना दिवस में भाग लिया। बालासोर छात्रा आत्मदाह को कांग्रेस ने बताया सुनियोजित हत्या। बेंगलुरु में कांग्रेस की OBC सहकार परिषद बैठक। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR के 97वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। दिल्ली में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के 97वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री ने कृषि अनुसंधान की उपलब्धियां और नई तकनीकों के किसानों तक पहुंचाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास में अनुसंधान का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत की आत्मनिर्भरता में इसका बड़ा रोल है। मंच पर उपस्थित हमारे कृषि राज्य मंत्री जो ICAR का नेतृत्व कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान भागीरथ चौधरी जी शुद्ध किसान हैं, कृषि सचिव और बहुत अनुभवी अधिकारी आदरणीय देवेश चतुर्वेदी जी, हमारे DG जब वो फावड़ा चलाते हैं तो लगता है शुद्ध किसान है, आदरणीय ML जाट जी, भाई संजय गर्ग जी, पुनीत जी, अनिल कुमार जी, ICAR के हमारे सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक, DD जी जिनको सम्मानित किया है वो वैज्ञानिक साथी, किसान भाइयों और यहां उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, आज ICAR का स्थापना दिवस है। आप सबको बधाई। केवल मेरी ओर से नहीं, संपूर्ण भारतवासियों की तरफ से बधाई, संपूर्ण देशवासियों की तरफ से बधाई। और केवल देशवासी नहीं, दुनिया के वो देश जिनके साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने समझौता किए, उनकी ओर से भी बधाई। जिन देशों को हम फल सब्जी खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी बधाई। आज आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है। इसलिए आयोजन में जाट साहब कुछ मस्ती भी होनी चाहिए, केवल गंभीर बैठे। अगली बार से जब हमारा स्थापना दिवस होगा तो 100वां स्थापना दिवस आने वाला है, तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा जिसमें वैज्ञानिक गाएंगे। देखिए, हमारी संस्था है और संस्था का स्थापना दिवस हम सबके लिए गर्व का विषय है। और जब हम गीत सुनते हैं, जय जय कृषि परिषद भारत की, वो जय केवल गीत में नहीं है। आज तो हमारे सामने रखे फूल भी कह रहे हैं जय जय कृषि परिषद भारत की। फूलों की मालाएं भी बोल रही जय ICAR। ये जो दीपक में जलता हुआ देख रहा हूं, उसकी बाती भी कपास से बनी है, वो भी कह रही जय ICAR। यहां की हवाएं, यहां की फिजाएं, काली घटाएं सब बोल रही है जय ICAR। यहां की फसलें, गेहूं के दाने, चावल, मक्का, वो भी तो जय ICAR बोल रहे हैं। फल भी बोल रहे हैं, सब्जियां भी बोल रही हैं, और केवल नहीं, गाय, बैल, भैंस भी बोल रहे हैं जय ICAR। भेड़, बकरी,
यहां तक कि अभी मछलियां भी आई थी यही कहने जय जय ICR। हम सबके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं और जिनके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं वो सब हृदय से हमारा आभार भी प्रकट कर रहे हैं। अब भागीरथ जी सही कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अगर राशन मिल रहा है तो वो भी कह रहे हैं जय जय ICR। हमारी उपलब्धियां बड़ी हैं। वो दिन याद दिला रहे थे शायद देवेश जी या ML जाट जी, जब हम PL 480 खाते थे लाल गेहूं। सोचिए हमारी निर्भरता दुनिया के बाकी देशों पर थी। कभी हमारे प्रधानमंत्री, परम पूज्य प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कहना पड़ा था कि सप्ताह में एक दिन व्रत रखो। सच्चाई थी उस समय की। लेकिन आज मुझे गर्व है कृषि मंत्री के रूप में, आज देश के अन्न के भंडार भरे हैं। हम गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक में चिंता थी तो यह थी कि चावल रखें कहां, रखने की जगह नहीं है। इस पर चर्चा हो रही थी, स्टोरेज। हमने रिकॉर्ड उत्पादन इस साल भी किया है। मैं आंकड़े देख रहा था पिछले सालों के, और आज मैं, आप जानते हैं फिर भी रखना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं। जो हमारा खाद्यान्न है, फूड ग्रेन, उसका उत्पादन हरित क्रांति के दौरान 66 to 79 2.7 मिलियन टन हर साल बढ़ा पर ईयर। लेकिन 80 to 90 6.1 मिलियन टन, 90 to 2000 3.9 मिलियन टन, और 2000 to 13-14 3.9 मिलियन टन। लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक ये बढ़ा 8.1 मिलियन टन पर ईयर। हरित क्रांति में, जिसको हम कहते हैं देश की दिशा बदल दी कृषि की, उससे 2.5 गुने से 3 गुने से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है पिछले 10-11 सालों में। और इस समय उत्पादन बढ़ना कठिन इसलिए है, क्लाइमेट चेंज के खतरे, बढ़ता हुआ तापमान, घटती हुई कृषि भूमि, अर्बनाइजेशन के कारण बहुत सी जमीन पे तो कॉलोनियां कटती जा रही है। और फिर अगर बेस बड़ा होता है तो उसके ऊपर उत्पादन बढ़ाना उतनी बड़ी चुनौती ही होती है। लेकिन ये आप है जिनने इस चुनौती को स्वीकार किया और उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का 66 to 80 बढ़ा 1.3 मिलियन टन पर ईयर। फल और सब्जियां 80 से 90 2 मिलियन टन, 90 से 2000 6 मिलियन टन, 2000 से 2014 8.2 मिलियन टन, और उसके ऊपर अभी भी 7.5 मिलियन टन पर ईयर फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है। मैं आज ICR के स्थापना दिवस पर देशवासियों को बताना चाहता हूं, मिल्क प्रोडक्शन, अब हम ही तो हैं जो नस्लों में सुधार कर रहे हैं। हम ही हैं जो ऐसी पद्धतियां विकसित की है कि बछड़े ज्यादा पैदा ना हो, बछड़ी पैदा हो, ताकि दूध का उत्पादन बढ़े। अगर मिल्क प्रोडक्शन आप देखेंगे 66 to 80 0.9 मिलियन टन पर ईयर,
80 to 90, 2.2 million ton. 90 to 2000, 2.5 million ton. 2000 to 14, 4.2 million ton per year. और 2014 to 25, 10.2 million ton per year. अब मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं कि अब तो दूध की नदियां बहने वाली हैं। उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वैसे ही मछली के क्षेत्र में देख ले, मैं एक एक चीज पे नहीं जाऊंगा, मैं मीडिया की आंकड़े उपलब्ध कराऊंगा। मैरीन फिश हो, इनलाइन फिश हो, पोल्ट्री हो, हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। और इन उपलब्धियों का श्रेय एक तरफ किसान, जिनको मैं धरती का भगवान मानता हूं, उनको देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, दिनों रात मेहनत करते हैं वो। और फिर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सरकार की नीतियों का योगदान है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्रांति हो रही है। इन उपलब्धियों पर ढंग से चर्चा नहीं हुई। निरंतर हम काम कर रहे हैं। इन सारी उपलब्धियों पर बधाई। और वैज्ञानिक मेरे लिए आधुनिक महर्षि है, महर्षि, जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक तरह से बाहरी दुनिया से कटे ही रहते हैं। लैब, रिसर्च। मैंने एक वैज्ञानिक थे प्रसिद्ध, रिसर्च में लगे रहते थे। उनकी शादी हो गई। शादी के बाद फिर लैब में डट गए रिसर्च करने। उनकी धर्मपत्नी आती, रोज नाश्ता और खाना दे जाती, वो पता नहीं देखते कि नहीं देखते, खाते और रिसर्च करते रहते। जब रिसर्च पूरा हो गया तो उनने जो खाना देने आई पूछा कि तुम हो कौन? बोले मैं आपकी पत्नी हूं। वो धुन में उसी को भूल गए थे। ये मजाक नहीं, सच्चाई है। रिसर्च में इतने खो गए कि बाकी चीजें याद ही नहीं रही। और ये रिसर्च होता है देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। आज की प्रगति और विकास में योगदान के लिए वैज्ञानिकों को सत सत प्रणाम। और ये मैं कह रहा हूं तो अंतरात्मा से कह रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आयोजन है, साल में एक बार पुरस्कार देने का भी थोड़ा और व्यवस्थित करना चाहिए, बल्कि 2 हिस्सों में कर देना चाहिए। आए तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए, बताया जाए कि उन्होंने क्या किया है। अभी इतने जल्दी जल्दी आ गए कि जल्दी खड़े हो, लाइन लगा दो। ये नहीं होना चाहिए। मैं सीरियसली कह रहा हूं। उनके योगदान को ढंग से प्रस्तुत किया जाए और फिर ससम्मान उनको सम्मानित किया जाए। अगली बार सब तरीके बदलेंगे। सवेरे से शाम तक एक सत्र सवेरे करो, एक शाम को करो, और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम करो। तो आनंद से, उत्सव से होना चाहिए। नहीं तो हमने मान लिया ये वैज्ञानिक ये तो रूखे सूखे, हम ये क्यों माने बताइए। और अब तो 100वां साल आने वाला है। शताब्दी वर्ष की तैयारी धूमधाम से इसी साल से प्रारंभ करेंगे। और उसके लिए तो एक दिन कार्यक्रम नहीं, हम लोग सोचेंगे हफ्ते भर तो चलना चाहिए। कभी कृषि विज्ञान केंद्र में चले, फिर आईसीआर के संस्थानों में चले अलग अलग, उसके बाद यहां हो, देश को पता चले कि वैज्ञानिकों ने किया क्या है। मित्रों, तमाम उपलब्धियां हैं हमारी, लेकिन चुनौतियां भी अनंत है।
एक तरफ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, आबादी बढ़ती जा रही है और बढ़ती आबादी को मैं बोझ नहीं मानता, मैं वरदान मानता हूं। दुनिया में आबादी घट रही है, जापान, कोरिया, जर्मनी, अब तो चीन भी कह रहा है कि ज्यादा बच्चे होना चाहिए, पैसे ले जाओ। वन चाइल्ड पॉलिसी फेल हो गई। हमारी जनसंख्या बोझ नहीं, हम इसको ताकत बना सकते हैं अगर ये ढंग से प्रशिक्षित हो। लेकिन बढ़ती जनसंख्या चुनौती भी है। भरपूर खाद्यान्न चाहिए, खाद्यान्न भी पौष्टिक चाहिए, बायोफोर्टिफाइड, पोषण युक्त आहार, और साथ में धरती के स्वास्थ्य को भी बना के रखना है। ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो वैज्ञानिक मित्रों, ये सोचना पड़ेगा कि केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, ये सब ऐसे ना हो जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती उत्पादन करने कम कर दे या कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि मिट्टी इतनी बीमार हो जाए कि उत्पादन से इनकार कर दे। तो हमको ये सोचना पड़ेगा गंभीरता के साथ। प्रधानमंत्री जी इसके लिए चिंतित है, इसलिए प्राकृतिक खेती मिशन हमने लॉन्च किया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अब आप अनुसंधान कीजिए, सोचिए कि केमिकल फर्टिलाइजर का कम उपयोग करके भी उतना उपयोग जिससे नुकसान ना हो, हम कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सरकार की अपनी नीतियां हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, दाम ठीक देना है, नुकसान पर भरपाई करना, और एक है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन कहने में बड़ा आसान लगता है, डाइवर्सिफिकेशन, गेहूं मत बो, धान मत बो, चना बो, अरहर बो, सोयाबीन बो। क्यों बोएंगे सर? जब गेहूं का उत्पादन हो रहा है पर हेक्टर 50 क्विंटल, 46, 47, 50 तक पहुंच जाता है, और धान का पर हेक्टर कितना हो रहा है? 70-80 हो जाता है। और चना का कितना होता है देवेश जी? 12, 13, 14, और सोयाबीन 5, 6, 7। अब बताओ क्यों बोएगा भाई किसान? किसान से कहो डाइवर्सिफिकेशन को रुकायत करें। सीधी बात है, जो चीज ज्यादा पैदा हो रही है और जिसकी खरीद सुनिश्चित है, तो किसान तो वही बोएगा कि भाई ज्यादा पैदा ये हो रहा तो ये बोऊंगा। अगर डाइवर्सिफिकेशन करवा सकते हैं तो आप करवा सकते हैं। आप दलहन और तिलहन की फसलों का उत्पादन बढ़ा के ये चमत्कार कर सकते हैं। ये कितने ही मिशन दलहन तिलहन के बना लो, केवल बीज बांटने से थोड़ी बढ़ा देंगे, बदल जाएंगे, धान छोड़ दो उधर चलो, तो उत्पादन बढ़ेगा, किसान को फायदा होगा तो डाइवर्सिफिकेशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सीधा सिद्धांत, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपनी आयात निर्यात नीति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऐसी होगी कि किसान को ज्यादा पैसे मिलेंगे तो लगाएगा वो तिलहन भी दलहन भी, और अगर नहीं होगा तो जिसमें ज्यादा फायदा वो पैदा करेगा ना भाई। और मैं आपके सामने ये चुनौती, मुझे विश्वास है आप स्वीकार करेंगे। पर हेक्टर उत्पादन दलहन का बढ़ाइए, तिलहन का बढ़ाइए। मेरे पास आंकड़े हैं दुनिया के दूसरे देशों के। आपकी उपलब्धियों को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं, चावल गेहूं में काफी कुछ हम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के करीब है। हालांकि उसमें भी फ्रांस में तो मेरे पास जो आंकड़े
जो सबसे बेहतर उत्पादन है 68.80 क्विंटल पर हेक्टर है। हम भी 50 के आसपास हैं। एवरेज कम आता है 35.59। लेकिन इनके अलावा आप देखें, मक्का, चना, अरहर, मसूर, मूंग, यहां तक कि मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कपास, हम बहुत पीछे हैं उत्पादन में भाई। तो ये चुनौती है हमारे सामने, हम क्यों उत्पादन में पीछे हैं। अब हमने कार्टन मिशन पर बैठक की कोयम्बटूर में, हमने तय किया विकसित कृषि संकल्प अभियान जो अपन ने चलाया था। मैं उसके लिए भी आपको हृदय से बधाई देना चाहता हूं, आईसीआर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इतने अल्प समय में दिनों रात आपने मेहनत की और हमारे साइंटिस्ट निकले, गांव-गांव गए, 60,800 से ज्यादा गांव कवर कर दिए और किसानों से सीधा संवाद किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा अभियान था, विकसित कृषि संकल्प अभियान। वैज्ञानिक लैब से निकले, लैंड तक पहुंचे, हेल्दी डिस्कशन हुआ, कई चीजें निकल के सामने आई और वही हमारी अब शोध की और रिसर्च की दिशा भी है। उसी के आधार पर हम करेंगे। लेकिन और उसी समय हमने तय किया कि फसलवार और राज्यवार एग्रीकल्चर की योजना बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने भी यही कहा कि राज्य की एक वर्कशॉप करो, उस राज्य के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए कौन सी फसल के कौन से बीज की कौन सी किस्म, कैसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करें। तो एक तरफ राज्यवार योजना बनाएंगे और दूसरी तरफ हम क्रॉप वार योजना बनाएंगे। अभी 2 क्रॉप पे हमने तय किया है, सोयाबीन और कपास। अभी आगे गन्ने पे करने वाले हैं, फिर मक्के पे करने वाले हैं। एक तरफ हम राज्यवार कृषि की योजना बनाएंगे राज्यों के साथ बैठ के, 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर 1 टीम, इस भाव के साथ। और दूसरी तरफ हम क्रॉप बार। मैं कपास की बात कर रहा था, कपास पे सवाल उठा कि आपने कपास की इतनी किस्में जारी की लेकिन उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा। उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया। जो बीटी कॉटन में कौन सी सुंडी थी, वो उसका अटैक हुआ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, पिंक बॉलवॉर्म। अब ये बीमारी ने अटैक किया तो बीटी कॉटन का उत्पादन घट गया। गन्ने में रेड रोग लग जाता है। तो अभी जहां उत्पादकता हमारी कम है या वायरस अटैक के कारण हमारी फसलें प्रभावित हो रही है, हम वैज्ञानिक मित्रों रिसर्च और अनुसंधान की और जरूरत है। अपने आप को कंसंट्रेट उस पर करके लगभग 500 ऐसे शोध के विषय निकले हैं। 500 विषय शोध के। एक बात विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता से कहना चाहता हूं, शोध अब यहां पूसा में बैठ के तय नहीं होगा, किसान की जरूरत के हिसाब से तय होगा। जो जरूरत है उसका उस पर शोध होना चाहिए। और उसके लिए डीजी साहब, 1 टीम 1 टास्क, वैज्ञानिकों की एक टीम को एक टास्क कि आपको इस पर रिसर्च करना है। रिसर्च होगा डिमांड ड्रिवन, केवल पेपर लिखने के लिए नहीं। जो जरूरत हमारी है, जो मुद्दे किसानों ने बताए 500, और इतने कई बार लगता है कि औसत बुद्धि में क्यों नहीं आए हमारी। अब किसान कह रहे हैं
कि मामा ऐसी मशीन बनवा दो वैज्ञानिकों से कि खाद पाउडर की बोरी में लगाए तो पता चल जाए कि असली है कि नकली है। अभी डिमांड जायज नहीं है क्या? वो खरीदने जाता है, नकली बेच देते हैं, पत्थर पीस के बेच दिया। उस पर भी कार्रवाइयां होनी चाहिए। लेकिन किसान कह रहा है कि मैं पता कैसे करूं? दुकानदार के पास गया और उसने कहा कि ले जाओ। अब मेरे पास कोई साधन ही नहीं कि ये असली है कि नकली है कि मिलावटी है, तो ये क्यों नहीं किया जा सकता? कोई ऐसा यंत्र बन जाए कि मोबाइल की तरह लगा के देखे तो थोड़ी देर में पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से तत्व है और ये उपयोगी है कि नहीं है। ये किसान मांग कर रहे हैं, सरकार की ड्यूटी है। मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कृषि मंत्रियों से भी बात करूंगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी किसानों को मैं कहना चाहता हूं, जहां भी आशंका हो नकली है तो हमें खबर करो। टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा और बेईमानी करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। किसान के साथ धोखा सहन नहीं किया जाएगा। बीज लिया, बीज उगा ही नहीं। अब बीज गुणवत्ता में हर एक बीज की बात नहीं कर रहा, हर एक खाद की बात नहीं कर रहा, हर एक पेस्टिसाइड की जो अच्छा है वो अच्छा है, उनको प्रणाम। लेकिन किसी कंपनी ने घटिया बीज दे दिया, क्या करेगा किसान? बो दिया ठीक से, होगा ही नहीं, अब रोता रहे किसान। कंपनी हाथ खड़े करके अलग हो जाती है। हम सीड एक्ट भी बना रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। पेस्टिसाइड का एक्ट भी बना रहे हैं। अगर किसी ने घटिया, अमानक या नकली बेचा तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे हम। उधर हमने काम शुरू किया है। अभी भी मैं हैरत में रह गया। बायोस्टिमुलेंट, जैव उत्तेजक कितने बिक रहे थे? 30,000 बिक रहे हैं। कैसे बिक रहे थे? क्यों बिक रहे थे? ये कोई एसओपी नहीं था। जो चाहो बेच दो किसान को, जांचने का कोई तरीका ही नहीं था। 2021 में यह व्यवस्था हुई कि ये क्या फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आएगा ये, और तब इनने बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि नहीं, इतने जल्दी हम नहीं कर पाएंगे, 1 साल की छूट दे दो। 1 साल की छूट दे दी, फिर वो बेचते रहे। बाद में फिर कहा 1 साल की और दे दो, वो भी दे दी। और बाद में तय किया कि अब ये छूट नहीं दी जा सकती, केवल 3 महीने की देंगे। 3 महीने में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करवा लो आईसीआर के किसी संस्थान से, किसी एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कि ये वास्तव में किसान के लिए उपयोगी है, तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 3 महीने बाद फिर आगे और बढ़ा दो। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं बढ़ेगा। कंपनियां बंद हो जाए तो हो जाए, किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। ये तमाशा थोड़ी चलेगा। जिसके मन में आए वो ही ले आया। ये उत्पाद, और दुकान पे गए तो बोले खरीदो। एक डीओपी की बोरी के साथ ये लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाना पड़ेगा? मैंने सारे राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि उसको रोके। और किसान भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि हमें कृषि मंत्रालय में खबर करें, दे दीजिए, एक टोल फ्री नंबर जारी करें। कैसे जबरदस्ती कोई किसान को दे सकता है? किसान के साथ लूट नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन हमको ये इस तरह की मांग अगर किसान कर रहे हैं तो जायज है कि पता तो चल जाए क्या असली है क्या नकली है। हमारे जोत के आकार छोटे छोटे हैं, बड़ी मशीनें हमारे काम की नहीं है। किसान कह रहा है कि हम छोटी मशीन बनाओ ना। मैकेनाइजेशन डिवीजन ये देखे, छोटी मशीनें बनाए, कम जोत पे जो मशीनें चल जाए वो मशीनें बनाओ भाई। वो कह रहे हैं कि हमारे टमाटर
या जितनी जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाओ, उसके लिए शोध करो। अब टमाटर किसान लेके मंडी में जा, उठाया, इतने में जाना तो देगा, नहीं तो ले जा। अब ले जाके वो क्या करेगा, घर जाके सड़ गया तो जैसे औने पौने दाम में बेच के चला गया। अब किसान डिमांड कर रहा है कि सेल्फ लाइफ बढ़ाने का कोई तरीका निकालो, साहब इस पर शोध करो। मैं थोड़ा भावनात्मक व्यक्ति हूं, क्योंकि जनता की सेवा, किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। लेकिन जो विषय किसान ने हमको दिए उन पर शोध होना चाहिए, देखिए, तभी हम उनकी ठीक सेवा कर पाएंगे। और इसलिए शोध की दिशा ये विकसित कृषि संकल्प अभियान ने तय कर दी, और इसलिए इसको वर्गीकृत करके टीम को टास्क दीजिए। एमओयू करते समय यह ध्यान रखिए कि जिस कंपनी के साथ एमओयू हो रहा है वो फिर किस दाम पे बीज बेचेगी किसान को, क्योंकि बीज किसान के लिए है। हम देखेंगे विशेषकर सब्जियों वगैरह के मामले में प्राइवेट कंपनी के बीज खरीद के लाते हैं, तो एमआरपी क्या हो उसका भी कोई साइंटिफिक तरीका हो सकता है क्या, किस रेट पे लेनी, तो इतने महंगे मिलते हैं कई बार के। उस पर भी आईसीआर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। मित्रों, कई विषय ऐसे हैं। अब मुझे किसानों ने कहा, आप देखिए किसान चाहता क्या है। किसानों ने कहा कि जैसे जेनेरिक दवाइयों की आपने सस्ती दवाइयों की दुकान खोल दी, जन औषधि केंद्र, वैसे आप पेस्टिसाइड वगैरह के लिए भी ऐसी दुकानें खोल दो ना कि जहां पता चले कि इतने रुपया में मिलेगा। अब इन सब चीजों पर कृषि विभाग गहन चिंतन मंथन कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है किसानों का हित, आय बढ़िए, उत्पादन भी बढ़ा, आय भी बढ़ी है। कई तरह की योजनाओं का लाभ जो पहले कभी नहीं दिया जा रहा है। 2 लाख करोड़ की तो फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं। फसल बीमा योजना में भी 1,40,000 करोड़ के आसपास क्लेम दे चुके हैं किसानों को। केसीसी के माध्यम से सस्ता लोन, सब्सिडी पर मशीनें, मैकेनाइजेशन के अंतर्गत पाली हाउस, ग्रीन हाउस, नए बाग, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, अनंत उपलब्धियां है। लेकिन इन विषयों पर काम करने की जरूरत है। और इसलिए मित्रों, आईसीएआर के स्थापना दिवस को हम किसानों की जरूरत के शोध का संकल्प करके सचमुच में अर्थपूर्ण बना दें, किसान और देश के लिए उपयोगी बना दें। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा आग्रह है, ये मेरा आह्वान भी है। आपके बिना हम नहीं बदल सकते। आप में प्रतिभा है, क्षमता है, टैलेंट है, योग्यता है। बुद्धि का सही दिशा में सकारात्मक उपयोग और टास्क मान के कीजिए। ये नौकरी नहीं है आपकी। वैज्ञानिक नौकरी नहीं करता कि आजीविका निर्वाह के लिए नौकरी कर रहा है। वैज्ञानिक का जीवन यज्ञ है। वो दूसरों की अपने आप को झोंकता है। यज्ञ मान के देश इतने, भारत केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी है। अयम निजम परो व्यक्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को एक परिवार भारत मानता है, तो हम दुनिया की सेवा करेंगे भारत के माध्यम से। इसलिए इसी भाव से अपने आंतरिक देवत्व का आह्वान करते हुए संकल्प लीजिए कि हम अपने टैलेंट का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेंगे। झोंक के हम इन विषयों पर जो जरूरी शोध करके भारत को तो सुखी और समृद्ध बनाएंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे,
लेकिन विकसित भारत बनाने में हम अपना अतुलनीय योगदान भी देंगे। और मित्रों, जिस तरह की परिस्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसमें भारत का रास्ता ही दुनिया को बचा सकता है। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई करा सकता है तो भारत करा सकता है। भारत, और वैसा भारत किसी के क्षेत्र में हमको बनाना है। कृषि मतलब एलाइड सेक्टर की भी बात कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, उसमें काफी काम करने की जरूरत है। जाट साहब, अभी तो नाम मात्र काम कुछ कर पाए जो जिसको पॉपुलर नहीं कर पाए। इन खेत के छोटे आकार हमें प्रेरित करते हैं कि पशुपालन भी करें, मछली पालन भी करें, मधुमक्खी पालन भी करें, बैम्बू मिशन में भी जाए, कृषि वानिकी के काम में भी आए, तब आय बढ़ेगी और आजीविका का निर्वाह होगा। मित्रों, मैंने जो कुछ कहा दिल से कहा, अंतरात्मा से कहा। जबान चलती होगी लेकिन बोलता है तो शिवराज दिल से बोलता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस दिशा में सोचिए, काम कीजिए। आईसीआर की आप कोर टीम की बैठक कीजिए और इन मुद्दों के समाधान के लिए रिसर्च और शोध कीजिए। लेकिन अब तक की अनंत उपलब्धियों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बालासुर आत्मदाह मामला, कांग्रेस ने बताया सुनियोजित हत्या। ओडिशा के बालासुर में एक छात्र की आत्मदाह से मौत पर राज की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आत्मदाह नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। भक्त चरण दास ने बताया कि पीड़िता बीते 6 महीने से न्याय के लिए संघर्ष कर रही थी। वे विधायक, सांसद और यहाँ तक कि राज्य के शिक्षा मंत्री से भी मिली, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पीड़िता की शिकायत पर FIR तक दर्ज नहीं की गई। उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और 7 विरोधी दल, लेफ्ट पार्टी के सभी साथी, एनसीपी, आरजेडी और एसपी, सब लोग मिलकर ये बंद का आह्वान दिए हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज बात किया है सौम्यश्री के पिताजी के साथ में, उनको आश्वासन दिया है, उनके परिवार के प्रति संवेदना जताए हैं और हमको आदेश दिए। कल हम लोग गए थे कोरे में, उनके घर में गए थे। उनके घर में हमने बात किया परिवार के साथ, सब लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ हमने कैंडल यात्रा किया। फिर बहुत बड़ी सभा हुई, उस सभा में हमने न्याय मांगा और आज वहां शहर के लोग, सब लोगों ने सौम्यश्री की को न्याय दिलाने के 1 मिनट का सुबह 7 बजे प्रार्थना किए थे सब लोग। बहुत ही हृदय विदारक घटना है और डेमोक्रेसी में, आधुनिक समाज में राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता, एक क्रियाशील विद्यार्थी साथी महिला के साथ अपने पार्टी के लोग नहीं सुने। उन्होंने एमएलए के पास गया, एमपी के पास गया, एजुकेशन मिनिस्टर से कहा, सीएमओ में लिखा, एसपी, कलेक्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी, केंद्र के मंत्री, सबको सोशल मीडिया में टाइप किया। 30 तारीख को उन्होंने एफआईआर लेके गया पुलिस स्टेशन में, वो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। फिर नेताओं को कहा, वो भी नहीं सुने। फिर एसपी को कहा, एसपी ने मैं करता हूं बोल के कुछ नहीं किया। फिर 1 तारीख को सौम्यश्री ने पुलिस स्टेशन में जाकर फिर से एफआईआर किया और वो एफआईआर को सिंपल स्टेशन डायरी किए। एक एफआईआर को रजिस्टर करने नहीं दे, रजिस्ट्रेशन करने नहीं दे, ये सारे लोग सिस्टम में मिलके। वही हमारे नेता राहुल जी कह रहे हैं, ये सिस्टमेटिक, सोची समझी हुई हत्या है, आत्महत्या नहीं है। वो जस्टिस मांग रही है 6 महीने से, वो दे नहीं रहे। और सच्चाई अंदर की बात क्या है, विधायक के घर में वो एचओडी छुपा हुआ था और विधायक आईआईसी को फोन किया है कि उसको केस मत रजिस्टर करो। और विधायक जो
बालेश्वर के विधायक और विधायक एसपी को भी मना किया है, और आईआईसी और एसपी जो न्याय देना चाहिए विक्टिम को, वो न्याय देने के लिए एफआईआर करेंगे तब ना न्याय देंगे, वो एफआईआर तक करना महसूस नहीं किया। तो इन ये दोनों को तुरंत सर्विस से निकालना चाहिए। दे हैव वायोलेटेड देयर नॉर्म, देयर ड्यूटी। जानबूझ करके जिस जगह पे वो बैठे हैं एफआईआर तक लेंगे नहीं। वो एफआईआर इफेक्टिव करोगे नहीं करोगे अलग बात, लेकिन आप एफआईआर तक रजिस्टर नहीं किया, इतना बड़ा अपराध आप कानूनन किया है, तो इनको ये पुलिस वर्दी पहनने लायक नहीं है, इनको डिसमिस कर देना चाहिए। वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर को बताया था, वो खुलेआम घूम रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में कांग्रेस की ओबीसी सहकार परिषद की बैठक। कर्नाटक के बेंगलुरु में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सहकार परिषद की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक का उद्देश्य ओबीसी समुदाय से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और रणनीति मुद्दों पर चर्चा करना है। कांग्रेस नेतृत्व ओबीसी वर्ग के सशक्तिकरण, चुनावी प्रतिनिधित्व और नीतिगत प्राथमिकताओं पर फोकस कर रहा है। माजी मुख्यमंत्रिಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬಘೇಲ್ ಅವರ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ಅನಿಲ್ ಜೈನ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಜೈನ್, ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅವರ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬೈತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು 3 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿತ್ತು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
ಸಭೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಸಭೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಎತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಬರ್ತದ ನೋಡಿ. ನಾನು ಮಂಡಿಸಿದಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, the Advisory Council of the OBC Department of AICC unanimously thanked Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji for courageously taking up the cause of social justice for the marginalized sections of the society in our country and for having stood up for the cause of the backward classes in particular. Rahulji's steely resolve forced the Manumwadi Modi government to surrender to the just and constitutional demand for the caste census in India. On behalf of all the backward classes of India, the Council conveys its heartfelt appreciation and credits Rahulji's contribution for this historic achievement. We remind ourselves that although this is a milestone, it is at the same time a small step in ensuring social justice as envisaged in our Constitution. Under the brave and unflinching leadership of our Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji, India is destined to realize and achieve the ultimate constitutional objective of social transformation, leading to an egalitarian and equal society in our great nation. We hereby resolve and take a oath to continue to fight for justice for all, holding aloft in our hands the Congress Party flag led by the brave and courageous leadership of our Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji. We hereby pass a resolution for an intense and fierce nationwide national campaign for number 1, national level caste census by the Census Commission of India, officially known as the Office of the Registrar General, and Census Commissioner, India. The census must include social, economic, educational, employment, political aspects of each individual and caste, keeping at the forefront the Telangana State Chief Caste Survey as a role model. Second, the breaking of the 50% cap bearing for the OBCs in education, service, political and other areas.
Third, reservation in private educational institutions as per Article 15 Class 4. Article 15 Class 4 of the Indian Constitution. Any other point may be suggested by the delegates. This is the first resolution passed by the Council unanimously. The second resolution is moved by our Anil Jai Hind. Ashok Gehlot ji actually moved it. Ashok Gehlot ji moved it. On behalf of Ashok Gehlot, he will read. No, please. You don't. By our former Chief Minister Ashok Gehlot ji, and it goes like that: future action plan, which will full efforts to make Congress OBC Leadership Bhagidari Nyay Sammelan a grand success on July 25 at Talkatona Stadium in New Delhi. The Sammelan shall be inaugurated by our Honorable Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji, and the concluding address will be by Leader of Opposition in Lok Sabha, Nyay Yodha Rahul Gandhi ji. Number two, to work together to organize regular workshop on OBC issue, including caste census in every state capital with OBC leaders of our party. Number five, our AICC President, Nyay Yodha, AICC President, Honorable Kharge ji, and Nyay Yodha Rahul Gandhi ji in every state capital. And fourth is resolved to reach out to all OBC communities across the country and build leadership both at organizational and electoral level aligned with the Congress ideology. And fifth and the last, train and provide orientation of OBC party, rank and cadre on strengthening public discourse on the lines of social justice. There was another resolution. Third resolution. Third resolution. Which was proposed by me and unanimously accepted by Council. supported by the OBC Advisory Council. It's a Thanksgiving resolution, and it goes like that. It is said that well begun is half done. We thank our esteemed member of the OBC Advisory Council, All India Congress Committee, and Honorable Chief Minister of Karnataka, Siddaramaiah ji, for not only hosting the first meeting of the council but also making it a grand success. His commitment to the upliftment of the oppressed classes is unparalleled, and he stands as a beacon of hope towards achieving the final goal of social justice. Siddaramaiah ji is a great leader of masses, and under the courageous leadership of Nyay Yodha Rahul Gandhi ji, Siddaramaiah ji is destined to make historic contribution to the Congress backward class movement in the country. Thank you. Anil sir, can I ask you a question? Me? Yes, sir. Yes. I'll ask no problem, sir. I don't have mind. Sir, when you are saying OBC's empowerment, what it exactly means, because in India you have power in 3 states. In 3 states, you have only one state where the OBC Chief Minister, Mr. Siddaramaiah ji. But the kind of a speculation which is spreading around here in Karnataka, the kind of a speculation which is... Sir, the kind of a speculation about Chief Minister change, Chief Minister will be changed, in few minutes leadership will change, all these kind of statements actually confusing the people. When you are saying mass leader, what exactly it means? Will you give a full stop to it, sir? This question is not relevant to. It is, sir, it is very relevant. No. Is You are a OBC Chief it is not at all relevant. Support for intention, sir. So OBC advisory ಅದಿದೆಯಪ್ಪ ಅದಿದೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. I think, okay, you know the policies of Congress party,
and our Honorable President Khadge ji and Nyaya Yodha Rahul Gandhi ji, they are advocating for increasing the participation, bhagidari of OBCs. So, and today also we had an advisory council meeting. So I am surprised by your question. And your question is just opposite to the ideology of Congress party and what our Nyaya Yodha Rahul Gandhi is advocating for for such a long time. So there is no speculation like that. It is your imagination only. No, sir, will it intact message that Mr. Siddaramaiah will remain as OBC Chief Minister? The High Command will take a decision. Of course, that is not the issue in this meeting. Whatever decision is to be taken, the High Command will take a decision. Yes, of course, the High Command will take its own decision, but the way, I will still say the kind of ideology, it is not relevant. See, I have made it number of times very clear that whatever decision is taken by the High Command, both myself and D.K. Shivakumar will follow. Sir, change is a wrong message, sir. Question is OBC is not command by He has already answered. The question is, it is all speculation in the media. The biggest conspiracy is there is one OBC chief in the state. The entire nation, especially Bharatiya Janata Party, is creating all the conspiracy to create these confusions. It's all put to rest when both Siddaramaiah and Shivakumar had made a statement. Siddaramaiah has said that he will stay for 5 long years, and D.K. Shivakumar has said that when he has said that that's over. And that has nothing to do with that. As far as the Congress party is concerned, Rahul Gandhi is concerned, he is strongly backing all the OBC leaders. That's it. So what is the discussion done on the Bihar? Was there any discussion done on the Bihar crisis? Because absolutely, the discussion was entirely focused on the empowerment of the backup classes in the entire country. Backward and minority votes are being deleted over there. No, that is not discussed. That is the job of the All India Congress Committee. They will take it up. Yes. Yeah. What changed? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ತಾವು ತಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 2015ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೋಶಿಯೋ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ತಾಳೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಶಿಯೋ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅವರು 2015ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು 2018ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ಆಗ ವರದಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು
ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಅವರು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ, ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ, ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಳೆಯದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಸರ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Karnataka in the country is the first state to conduct a caste census after 1931. That is why we called it as a Karnataka model. No. Telangana is completed and it is implemented. Sir, ಅಹಿಂದ ಸರ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದ್ವಿತೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇವೇ ಸಭಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಓಬಿಸಿ. ಈಗ ಇದೇ ಅಹಿಂದ ಬೇಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕೇವಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಈ ಒಂದು 3 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ತಾವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಳಪ್ಪ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಓಬಿಸಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಓಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮಾವೇಶ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಚಳವಳಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ told in the constitution. The Congress party is committed to it. We are going to implement it. See, ಅಹಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಮಪಾಲು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿದೆಯಾ? ಜಾತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬರೀ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಹಳ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಕೂಡ
ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सुवेंदु अधिकारी की चुनाव आयोग से मांग, मतदाता सूची से हटे रोहिंग्यों का नाम। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर का दौरा करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों और नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव आयोग तक मार्च निकाला और मांग की कि जिस तरह की कवायद बिहार में मतदाता सूची को लेकर हुई, वही बंगाल में भी दोहराई जानी चाहिए। बीजेपी एमएलए इंक्लूडिंग बीजेपी लीडर्स हम लोग मार्च करके आया। बिहार में जो चल रहा है यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ रोहिंग्या मुसलमान, लाख्स ऑफ रोहिंग्या मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट में है, इसको डिलीट होना चाहिए। ममता जी रोहिंग्या को प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्ला भाषी, बंगाली ये सब नारा उठा रहा है। हमारा मूल मुद्दा से हटना मत। ये कोई बंगाली का, बांग्ला भाषा का सवाल नहीं है, ये देश हित का है। बंगाल को रक्षा करना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल को देश का साथ जोड़ दिया, इसलिए हिंदू होमलैंड के लिए। इसलिए ये बिहार में जैसे हो रहा है बंगाल में होना चाहिए और सब रोहिंग्या मुसलमान का नाम डिलीट हो जाना चाहिए। इसलिए होना चाहिए बंगाल का पूरा 540 किलोमीटर एरिया जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, पूरा नॉन फेंसिंग है, अनमेंड है, खुला हुआ है। वो बोले कि ये बोल रहे कि बंगाल को बांग्लादेश बना दूंगी, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं बंगाल बना दिया, बांग्लादेश अलग है, बना दिया। रिपब्लिक का पत्रकार को गाली देकर जिस तरीके से किया कुछ दिन पहले हरगोविंद दास चंदन दास को किया, कोई सेफ नहीं है भाई, पत्रकार सेफ नहीं है। पिछले साल एक एडवाइजरी निकला था आलापन बनर्जी, जो लेडीज लोग है, वुमेन है, दीदी बहन है, रात में काम मत करो, वर्किंग जो है। अभी तो काल का इंसिडेंट का बाद और भी एक एडवाइजरी देना पड़ेगा, मेल भी मत निकलो घर से। दादा जिस तरह बोले इमरजेंसी जैसा सिचुएशन है, 26 में बंगाल में आएगा टीएमसी सरकार और फिर दिल्ली में भी यूपीए की मतलब अलायंस की सरकार बनेगी, ये ममता जो सब आपने जो गिरा हुआ है, आपने जो पार्टी वर्कर है ना, उनको थोड़ा चंगा करने के लिए, थोड़ा उसको हौसला बुलंद करने के लिए सब बात, इसमें राजनीति का बात है, इसमें इससे ग्राउंड रियलिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटर हटा देगा और गुंडा को अंदर कर देगा और पश्चिम बंगाल पुलिस, जिनका नाम ममता पुलिस, उनको न्यूट्रल कर देगा, तब बंगाल में टीएमसी 3rd प्लेस मिलेगा। बीजेपी तो आएगा, 2nd प्लेस भी टीएमसी को नहीं मिलेगा। दादा ये बोल रहे हैं कि दादा 21 जुलाई को लेकर कह रहे हैं कि 21 जुलाई में और बड़े तरीके से हम लोग बताएंगे क्या क्या ये करने दीजिए, करने का हम लोग भी करेगा, उन्होंने भी किया, हम लोग भी किया। छोड़ना मत, छोड़ने वाला नहीं है इस बार बीजेपी छोड़ने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के जिस तरीके से उनको जो बोल रहा है, गलत भ्रम पैदा कर रहा है, उसको गलत भ्रम को तोड़ने के लिए भाजपा की ओर से जो काम करना चाहिए, हर दिन, हर वक्त में हम लोग वही काम ही करेगा। ममता बनर्जी को इस बार खुला मैदान नहीं मिलेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बोधगया के बतसपुर में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात। बिहार के गया जिले के बोधगया में बतसपुर गांव में भारी बारिश के बाद हालत बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। घरों में पानी घुसने से लोगों को अपनी जरूरी सामान सुविधा स्थानों पर ले जाने को मजबूर है। खड़वा दिया था।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तोड़फोड़ अभियान पर बोले सैनी, हालात पैदा करने वाले ही कर रहे विरोध। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तोड़फोड़ अभियान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर पूरी तरह सम्मान करती है और उन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। फरीदाबाद में इस मुद्दे को लेकर मंत्रियों की बैठक भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं वही ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण फरीदाबाद की एक समस्या को लेकर के मिले थे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और हमारी सरकार का दायित्व है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका पालन करना। परंतु मैं ये कहना भी चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस समस्या को जन्म दिया है, जिन लोगों के कारण समस्या पैदा हुई है, वही लोग आज आकर के विरोध करने पर खड़े हो गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हमने पालन किया है। कांग्रेस ने कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं किया। आज भी कांग्रेस के लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। उन्होंने कभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कभी महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी संसद का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो 140 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है, जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और गति से काम चल रहा है। 11 वर्षों के अंदर आज धरातल के ऊपर काम दिखाई दे रहे हैं। आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है। आज एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। आज अगर हम देखें रेलवे की कनेक्टिविटी आज बड़ी मजबूत हुई है। वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के नागरिकों को नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में उपलब्ध कराई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हम देखते हैं कि जहां देश को मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के स्वास्थ्य को लेकर के चाहे नए एम्स बनाने की बात है, चाहे देश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, मोदी जी लगातार गति से काम कर रहे हैं ताकि देश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता अगर किसी ने की है, मोदी जी ने की है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, परंतु एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ रही थी। मात्र 700 सीटें कांग्रेस के समय में 55 सालों तक 700 सीटों में से हमारे पास डॉक्टर पूरे नहीं हो रहे थे, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। परंतु हमने इन 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला के ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया। आज 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है और 9 जिलों के अंदर बन रहे हैं। आज लगभग 2460 मेडिकल सीटें आज हो गई हैं। लगातार इन सीटों को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस अपने कामों में जो उन्होंने किया है, कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर तो फंसी रही, भ्रष्टाचार तो करती रही, परंतु देश के विकास की तरफ नहीं सोचा। देश के विकास की तरफ अगर कोई व्यक्ति ने आजादी के बाद इतनी गति से काम किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उस व्यक्ति ने आजादी के बाद भारत को एक प्रगतिशील भारत बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
जयपुर में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। जयपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पर पुनर्निरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन चुनाव आयोग ने यदि ये आकांक्षा जताई है कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक फर्जी तरीके से चुनाव जुड़ाकर वोट डालते हैं तो इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को सवाल उठाना यही काम है। एक तो वहाँ निष्पक्ष वहाँ चुनाव होना चाहिए, वहाँ जो वोटिंग करने का जो भारत का आदमी है, अपना यहाँ का नागरिक है, उनको वोटिंग करने का अधिकार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को डाउट यह है कि कुछ बांग्लादेशी लोग भी वहाँ अपना नाम डालकर वहाँ वोटिंग करते हैं। इसीलिए एक नया नियम निकाला है कि भाई जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने देना चाहिए। तो इसीलिए बर्थ सर्टिफिकेट देने में कोई दिक्कत नहीं है, और उनका जन्म बिहार में हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खाली बर्थ सर्टिफिकेट देने का अर्थ लगाया है। उससे विपक्षी दल बोल रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन पे बीजेपी का सुनता है। बीजेपी का सुनने का क्या मतलब है? वहाँ बीजेपी वोट देने वाले लोगों को भी मतलब क्या तो छूट दी है वहाँ कि बीजेपी वोट देने वालों को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देना है करके। इसीलिए बर्थ सर्टिफिकेट सब जो होटल्स अभी तक नहीं बन रहे हैं सबके लिए मतलब कंपलसरी बर्थ सर्टिफिकेट का नियम बनाया है। तो इसमें आपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने सभी होटल्स को बोलना चाहिए कि आप बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। तो कोई बीजेपी का कोई सवाल नहीं है, बीजेपी को भी वोटर हमारे उधर हमको सत्ता में आना है। इसीलिए मुझे लगता है विपक्षी दल जानबूझकर अपनी हार उनको दिख रही है। इसीलिए कोई ना कोई तो सवाल राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं, तो उसमें कोई तथ्य नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही निर्णय है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन का बयान। दिल्ली में कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया और उसका आकार भी घटा दिया गया। सांसद ने कहा कि पहले जहां केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया जाता था, वहीं अब उल्टी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। देखिए, पिछले 5-5.5 साल से एक तो वहां सरकार थी नहीं और स्टेटहुड है नहीं। ये पहली बार देखा गया है कि स्टेट को, फुल फ्लेज स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, रिड्यूस किया गया। पहले तो यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाते थे, कोई सरकार थी नहीं, अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे बैठे हुए हैं, गवर्नर उनके थ्रू ये लोग रूल कर रहे थे। बार बार इन्होंने कहा कि 4 स्टेप्स होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड। 3 तो हो गए, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिलिमिटेशन हो गया, इलेक्शन हो गया, सरकार भी बन गई। अब तो स्टेटहुड देना चाहिए उनको। स्टेटहुड के बिना पावरलेस गवर्नमेंट वहां पे रहती, क्योंकि सारा पावर एलजी में रहता है। अब चुनाव करवा के सरकार बना के अगर पावर नहीं देंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। इट इज एज गुड एज नॉट हैविंग ए इलेक्टेड गवर्नमेंट देयर। तो इसीलिए हम लोगों ने मांग की है, और प्रधानमंत्री खुद 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड उनका राइट है, वो स्टेटहुड उनको दिया जाएगा। फिर 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर में रैली में उन्होंने कहा था कि फुल फ्लेज स्टेटहुड देंगे। उनका एक रिजॉल्व है और उनका वायदा है स्टेट के लोगों से, वो देंगे। अमित शाह जी ने कहा, कई लोगों ने उन्होंने कहा है। तो आज उनकी मांग है वहां के लोगों की कि फुल फ्लेज स्टेटहुड उनको मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि एलओपी हैं राज्यसभा में, और पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान लोकसभा के एलओपी राहुल गांधी जी ने दोनों मिलकर चिट्ठी लिखी की है, डिमांड किए हैं कि उनको फुल फ्लेज स्टेट दिया जाना चाहिए, और ताकि वो अपने आप को रूल करें और उनको पावर रहे डिसीजंस लेने के लिए, वहां की असेंबली को पावर रहे डिसीजंस लेने के लिए। और साथ ही साथ लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में डाला जाए, ताकि उनकी आइडेंटिटी एक बनी रहे और उनको वहां की सुविधाएं जो मिलना है वो मिलते रहे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्घटनाओं से बचाव सभी की सामूहिक जिम्मेदारी, बोले हर्ष संवगी। गांधीनगर में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संवगी ने सड़क और अन्य
दुर्घटनाओं को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति बिना कारण दुर्घटना का शिकार न हो। मंत्री ने ये भी कहा कि अगर कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो सरकार किसी विभिन्न योजना इस उद्देश्य से चलाई जा रही है कि हर संभव जीवन को बचाया जा सके। एक एक व्यक्तियों को बिना कारण से वो एक्सीडेंट का भोग ना बने, और अगर एक्सीडेंटली वो कहीं पे एक्सीडेंट का शिकार बनता है तो सरकार की अलग अलग योजना से हमें एक एक जीवन बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। टेक्निकल खामियों के कारण किसी का जीवन जाए, ये सही तौर से आज के समय के लिए सही नहीं है। ब्लैक स्पॉट्स पिछले 2-3 सालों में 82 जितने ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पे मेजर एक्सीडेंट्स होते थे, और ये साल वो ब्लैक स्पॉट्स पे 0 एक्सीडेंट मतलब 0 फैटल पे पहुंचाना, ये अपने आप में आप सबका बहुत ही बड़ा और सही तौर पे आपने गंभीरता पूर्वक काम किया है, तभी इस प्रकार के ब्लैक स्पॉट्स को हम ब्लैक स्पॉट में से बाहर ले जाने में सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ऐसे विषय है जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जहाँ पे खर्च ज्यादा नहीं है, जहाँ पे बजट का प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे टेंडर का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के इसमें गंभीरता नहीं ली है। ऐसे लोगों पे सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों का हम जीवन बचा पाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर साजिद इलेक्ट्रिक वाला को कानपुर से सकुलन बरामद कर लिया है। साजिद का अपहरण कथित तौर पर एक ड्रग्स मनी विवाद के चलते किया गया था। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 13 जून को एक गुनहगारी टोली ने 2 लोगों को किडनैप किया था, और उसमें से हमने 10 तारीख को हमें कंप्लेन मिली थी। 10 तारीख को शिवाला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दाखिल हुआ था, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम ब्रांच के पास था। उसमें हमने कल जो किडनैप था उसको कल सिक्योरली हमने लिया है बांदा यूपी से, और साथ में उसके 3 आरोपी थे, उनको अरेस्ट किया है, और बाकी 4 आरोपी मुंबई और रायगढ़ से अरेस्ट हुए हैं, और उनको 19 जुलाई तक की कस्टडी में लिए है। इसमें जो कारण था किडनैपिंग का, पैसे का लेन देन था पहले का, और जो किडनैपर्स हैं उन पर पुराने काफ़ी सारे FIR रजिस्टर्ड हैं, जिसमें NDPS के केसेस हैं, मोका है, डकैती, अटेम्प्ट टू डकैती, आर्म्स एक्ट, ये सारे केसेस हैं। अभी आगे के इन्वेस्टिगेशन में इनका और क्या क्या लिंकेजेस हैं और क्या कहाँ ये गए थे, तो जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन है अभी तक उसमें ये आया है कि इनिशियली इन्होंने इनको रायगढ़ के एक फार्म हाउस में रखा था, वहाँ इनके साथ मारपीट की थी, और फिर इनको लेके स्टेट के बाहर मध्य प्रदेश और यूपी भी गए, और फाइनली ये यूपी में हमारी टीम को मिले और आज हम इनको लेके आए। किडनैपिंग का मेन मतलब क्या था, क्यों किडनैप किया, थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे? किडनैपिंग में इन्होंने 50 लाख मांगे थे, और पहले इनका पैसे का लेन देन था, और जो इनके पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं इन पे NDPS वगैरह के केसेस भी हैं। ये हमारे आगे का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसके पीछे एग्जैक्ट मोटिव्स क्या थे और ये आगे क्या करना चाहते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर। दिल्ली में 7 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से सख्त सवाल किए हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता विजय गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला बेहद अहम है। अदालत में कहा कि यदि लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं तो उन्हें ये अपने घरों या निजी संपत्तियों पर करना चाहिए, न कि सार्वजनिक जगहों पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में जो टिप्पणी करी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो आवारा कुत्ते सड़कों पे घूम रहे हैं और जो अपने आप को पशु प्रेमी कहते हैं, अगर उनको खाना खिलाना है तो इनको अपने घर पे ले जाएं या किसी प्राइवेट इंडोर जगह पे ले जाएं और वहां पर खाना दें। सार्वजनिक रूप से लोगों के रहने की जगह नहीं है और गलियों के अंदर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, ये बड़ी इस देश की विडंबना है। देश में इस समय 12 करोड़ से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। दिल्ली में ही अकेले में 7 लाख है जी, किंतु इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है जी। और अब तो RWA ये मांग कर रही हैं कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
तो भाई इन आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जी। और इसके लिए RWA कहते हैं कि ABC रूल, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में बदलाव लाना चाहिए जी। पर दुर्भाग्य ये है कि सैकड़ों केस लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अलग कोर्टों के अंदर, पर कोई निश्चित फैसला नहीं आ पा रहा जी। इसलिए पहले नागपुर, दिल्ली, मुंबई ऐसी कोर्टों ने अलग अलग फैसले दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। अभी देखो पार्कों के अंदर जो लोग हैं वो सैर नहीं करने जा सकते, बच्चे पार्कों में खेल नहीं रहे हैं, उनके काटने का डर है। तो लोग कहते हैं कि ABC रूल में बदलाव लाओ ताकि ये जो ABC रूल्स के अंदर कहा गया कि भाई वैक्सीनेशन इनका होगा और स्टरलाइजेशन होगा, वो तो हो नहीं रहा है। इसलिए 7 लाख कुत्ते भी 60 लाख हो जाएंगे थोड़े टाइम में, देखना। पर ABC रूल ये परमिट करते हैं कि भी आप इनको कॉलोनियों को में से कुत्तों को हटा नहीं सकते हैं, इनको वहीं एक जगह खाना दे सकते हैं, दूसरे के मकान के आगे खाना डाल सकते हैं। उसके कारण लोग और RWA बड़ी परेशान है जाकर। हर साल दिल्ली में हर रोज 2000 कुत्ते काटते हैं जी, कम से कम आवारा कुत्ते जी, और सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। इससे टूरिस्ट को भी बड़ा फर्क पड़ता है, टूरिज्म को भी बड़ा फर्क पड़ता है। और मैं समझता हूँ हम जब विदेश जाते हैं तो हमने कहीं नहीं देखा कि वहां पर कुत्ते सड़कों के ऊपर घूम रहे हो जाके। इनकी सरकार को व्यवस्था करनी बड़ी जरूरी है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के इसका स्वागत करता हूं और ये समझता हूं कि ABC रूल्स में केंद्र सरकार को परिवर्तन लाना चाहिए। MCD को भी एक हेल्पलाइन जारी करनी चाहिए टोल फ्री, जिसके अंदर लोग आवारा कुत्तों के काटने की कंप्लेंट आराम से करा सकें। और हमारे देश में जो कि गिने चुने देशों के अंदर अगली श्रेणी में आता है रेबिस से, और अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमको रेबिस मुक्त करना है देश को। हर साल 20,000 लोग रेबिस से मारे जाते हैं जाके। ये समझिए इतनी भयानक स्थिति है। तो इसके ऊपर और निर्णायक करना पड़ेगा और MCD राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को इकट्ठे मिलकर इस पर फैसला करना। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कानून व्यवस्था अब आपराधिक व्यवस्था में बदल गई। पटना में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और अब ये कानून व्यवस्था नहीं बल्कि आपराधिक अव्यवस्था बन गई है। तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ADG के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब खुद उच्च अधिकारी हालत की गंभीरता को स्वीकार कर रहे हैं तो सरकार अब जमीनी सच्चाई मान लेनी चाहिए। ऐसा बयान जो है पुलिस को मनोबल को गिराने वाला बयान है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात ADG खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में बारिश में अपराध बढ़ जाता है? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और आपका चाहे मॉनसून हो, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया जो आरोप हम लगा रहे हैं, लेकिन कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। फिर गर्मी में बोलेंगे गर्मी है इसलिए अपराध बढ़ गया, ठंडा तो ठंडा में अपराध बढ़ गया। किस तरह का तर्क दिया जा रहा है? यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी CM बेकार हैं। अब वक्त तो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें MNS न्यूज TV पर। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।